नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तलाक 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 ये कहा और शादी का एक रिश्ता, मधुर रिश्ता खत्म हो गया। वो रिश्ता जिसे तमाम रिश्तेदारों, तमाम लोगों, तमाम गवाहों के सामने कई कस्मों के साथ बनाया जाता है, उसे आखिर इन 3 शब्दों के साथ खत्म कैसे किया जा सकता है? ट्रिपल तलाक यानी 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण और रिश्ता खत्म। इस पर बहस आजकल खूब सुनाई पड़ रही है, पर यह बहस कोई नई नहीं है, ये पुरानी बहस है। लेकिन अब इसने तूल पकड़ लिया है क्योंकि कई मुस्लिम महिला संगठन, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इसे गैर कानूनी घोषित किया जाए। और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो कि इस बात को देख रहा है कि इसकी संवैधानिक वैधता क्या है। आज इसी मसले पर हम जनता जनार्दन की राय लेंगे अपने चर्चा में, और हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे कराएं। हमारे साथ ज़किया सोमन हैं, जो कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है इसमें याचिकाकर्ता के तौर पर है। बहुत बहुत स्वागत है ज़किया जी आपका। हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि शाहबानो केस में कांग्रेस को छोड़ा था आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद खान साहब। और हमारे साथ सुल्तान शाहीन साहब बैठे हुए हैं, जो कि newage-islam.com के एडिटर हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुल्तान शाहीन साहब। और इधर हमारे साथ नूपुर शर्मा बैठी हुई हैं, जो कि विमेन एक्टिविस्ट हैं जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है नूपुर। और यासिर साहब हमारे साथ हैं, यासिर जिलानी साहब, जो कि प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आप आते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ पिंकी आनंद जी मौजूद हैं इस समय, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी आपका। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसला, ट्रिपल तलाक का मसला क्या है और क्यों इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने की एक मुहिम छिड़ी हुई। आइए जरा इसके एक पृष्ठभूमि पर पहले नजर डाल लें। 3 तलाक का मुद्दा इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। समाज का प्रगतिशील तबका इसके घोर विरोध में है, तो वहीं रूढ़िवादी लोग इसको कायम रखने के पक्ष में हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 3 तलाक या ट्रिपल तलाक वो व्यवस्था है जिसमें एक मुसलमान पुरुष 3 बार तलाक शब्द कहकर अपनी शादी को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सामने जो मामला है वो सिर्फ एक साथ 3 बार तलाक बोलने की संवैधानिक वैधता के संबंध में है, जहां केंद्र सरकार ने अपना स्पष्ट मत दिया है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हो और उन्हें लैंगिक समानता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। सवाल लैंगिक समानता का है, बराबरी के संवैधानिक अधिकार का है, सम्मान के साथ जीवन बसर करने के अधिकार का है। पिछले 7 दशकों के दौरान सरकारें इस विषय पर ठोस रुख अपनाने से बचती रही हैं कि पर्सनल लॉ को मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। इस बदलते दौर में 3 बार तलाक बोलने की प्रथा को समानता और सम्मान के साथ जीने के अधिकार की कसौटी पर कसा जाना अब बेहद जरूरी हो गया है। कानून मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा कि बहुविवाह और एक साथ 3 बार तलाक बोलने के चलन को समाप्त करना चाहिए। उसका मत है कि ऐसे चलन को धर्म के महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता। सभी समुदायों के अपने पर्सनल लॉ हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये पर्सनल लॉ संविधान के तहत नहीं आने चाहिए? धार्मिक रीति रिवाजों और नागरिक अधिकारों में मूल अंतर को समझना बेहद जरूरी है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर समुदायों के पर्सनल लॉ को फिर से नहीं लिखा जा सकता, और यही वजह है कि उसने तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली कथित असमानता के मुद्दे पर दायर याचिकाओं का विरोध किया है। अब सवाल यही है कि जब दर्जन भर मुस्लिम देशों में 3 तलाक को नकार दिया गया है या नियमित कर दिया गया है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ये क्यों जारी रहें? तो आखिर क्यों जारी रहे ऐसी प्रथा एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में, जहां पर एक महिला को ये हक ही नहीं दिया गया और 3 शब्दों के उच्चारण के साथ शादी को तोड़ सकता है पुरुष? क्यों इसे जारी रहने दिया जाए? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और ज़किया सोमन हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि इस मामले में याचिका करता हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। ज़किया जी, ये बताइए कि क्यों ये जो चीज़ है आज तक चली आ रही है? मतलब हमने देखा है कि भारत में बाल विवाह था, हमने देखा सती प्रथा थी, वो सब चीज़ें खत्म हुई समय के साथ। हो सकता है कभी वो धर्म या आस्था का हिस्सा रही, लेकिन आज के टाइम में ये मंजूर नहीं। लेकिन ये प्रथा आज भी चल रही है और आप उसके खिलाफ एक लंबी मुहिम छेड़े हुए हैं। किस प्रकार से देखती हैं और कहाँ पाते हैं आज अपने इस मुद्दे को आप? यहाँ बात धर्म की नहीं है,
क्योंकि इस्लाम धर्म ने स्त्रियों को समान अधिकार 1400 साल पहले दिए थे। देश की आज़ादी को भी 70 साल हो चले हैं, लेकिन जो अधिकार दिए गए इस्लाम में और जो अधिकार उसके बाद दिए गए संविधान में, वो महिलाओं की ज़िंदगी में असलियत में तब्दील नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात है हमारे समाज में जो पितृसत्ता का चलन चला आ रहा है, उसके चलते जो ये सोच है, जो ये मानसिकता है, जहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियां नीचे हैं, पुरुष ऊपर हैं। स्त्रियों की जगह घर की चार दीवारी में है। स्त्रियों की कोई राय नहीं होनी चाहिए। घर परिवार में, शादी में उनके कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। ये जो एक पुरुष प्रधान सोच है, उसके चलते कुरान में दिए गए जो अधिकार हैं उनको तोड़ मरोड़ दिया गया। उसी का नतीजा है कि हमारे समाज में कुरान का सैंक्शन ना होने के बावजूद 3 तलाक हो रहा है। सो यहाँ बात पुरुष प्रधानता की है, यहाँ बात पुरुष प्रधानता की सोच वाले लोगों की हेजेमनी और उनके डोमिनेंस की बात है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो मुहिम है आज कितना जोर पकड़ रही है और ये बात आपकी कितने लोगों को समझ में आ रही है? सबसे खूबसूरत बात यही है कि आज जो मुहिम चल रही है देश में, पिछले कुछ सालों से चल रही है, और आज जो एक उसने बहुत बड़ा स्वरूप या बहुत बड़ा जोर पकड़ा है, बहुत बड़ा स्वरूप उसका आज निकल के आया है। ये देश की साधारण मुस्लिम महिलाओं की मुहिम है। मुस्लिम महिलाएं आवाज निकाल रही हैं, वो न्याय मांग रही हैं, वो कह रही हैं कि जब अल्लाह ने हमारे साथ फर्क नहीं किया है, अल्लाह ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है, तो मर्द कौन होते हैं हमारे साथ भेदभाव करने वाले। वो कह रही हैं कि जब कुरान में 3 तलाक का जिक्र नहीं है, तो हमारी जिंदगी में हमारे साथ 3 तलाक क्यों होता है। और हम ये बात सहने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम जान गई हैं कि कुरान में कुछ और बात है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ और पितृसत्ता का चलन है। उसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और हम इंसाफ मांग रही हैं, हम हमारे कुरानी अधिकार मांग रही हैं। जी, हमारे साथ आरिफ साहब बैठे हुए हैं। आरिफ भाई, ये बताइए कि राजनीति ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और लोग बचते रहे हैं इस चीज को सामने लाने में, कहने में। शाहबानों के मामले में हमने देखा कट्टरपंथी हावी रहे। आपका क्या अनुभव है और आपका अनुभव क्या बताता है इस मसले को लेकर कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो हमारी बहन ने जो बातें कही हैं। 1950, 47, 50, 1986, क्योंकि आपने शाहबानों का रेफरेंस दिया, और आज तो जमुना में बहुत पानी बह गया। आज ऐसा नहीं है। आज मैं नहीं मानता कि ऐसा है कि कोई लोग कह दें धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है और उनकी बात को लोग मान लेंगे। आज आदमी कहता है मुझे बताओ, पढ़ाओ, कहाँ पे है ये। और सिर्फ महिलाओं में नहीं, खास तौर से जो नौजवान जो शिक्षित हैं उनमें एक शौक पैदा हुआ है। और मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम तौर से एक चेतना आई है समाज के अंदर। और ये तो मैं क्या कहूँ आपको, मुझे तो शर्म आती, 3 तलाक के बारे में बात करने में भी शर्म आती। इसलिए कि अगर आप खालिस धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए तो कोई इससे इनकार नहीं करता कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैरिज सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, और आप सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को, एक पार्टी को यह हक है कि वो 3 बार एक शब्द को बोल के उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, और उसको, बल्कि बास परिस्थितियों में तो आप सिर्फ 3 तलाक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिसे कंपेंडियम ऑफ इस्लामिक लॉ कहा है और छापा है, उसमें तो है कि अगर नशे की हालत में तलाक दे दे तो भी हो गई, अगर वो दीवार पे लिख के चला जाए और बीवी को पता ना हो तो भी हो गई। अरे तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है। ये कुरान का तरीका इतना साफ है, इस कदर साफ है, अगर दोनों के बीच में किसी तरह से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं तो कहा गया कि पहले समझाओ, फिर बिस्तर से अलहदगी इख्तियार कर लो, फिर मिसाल दे के समझाओ कि कैसे वो परिवार तबाह हुए हैं जिनके अंदर इस किस्म की घटनाएं हुई हैं। फिर कहा कि जब यहां तक भी बात ना बने तो एक आदमी
औरत के परिवार से और एक आदमी मर्द के परिवार से, इतना विस्तार में है कुरान में, एक आदमी औरत के परिवार से और एक आदमी मर्द के परिवार से ये बैठे और दोनों के बीच में आर्बिट्रेट करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और इस मामले को ठीक करने। और फिर अब तीसरा बताया कि जब ये भी फेल हो जाए तो फिर अगर किसी तरह बात नहीं बन रही तो फिर तलाक दो, इद्दत के शुरू में तलाक दो। इद्दत 3 महीने है जिसे मॉडर्न लॉ में वेटिंग पीरियड कहा जाएगा। इस वेटिंग पीरियड में दोनों को उसी तरह साथ रहना है जिस तरह पहले साथ रह रहे थे, और ये उन्हें वक्त है जहां वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। और साफ लिखा हुआ है, इन्हें इनके घरों से ना निकालो, ना इनके लिए मुनासिब है कि ये घर छोड़ के चली जाएं। तुम नहीं जानते अल्लाह तुम्हारे लिए दोबारा मिलने की कोई राह पैदा कर दे। अब अगर 3 तलाक सही है तो कुरान की इतनी सारी आयतों को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और बड़ी खुद कहते हैं अपनी किताब में, खुद कह रहे हैं ये बिदत है। बिदत कहा जाता है अरबी में उस चीज को विच इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्कीम, जो असली चीज का हिस्सा नहीं है। खुद कह रहे हैं ये ममनू है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन कह रहे हैं गुड इन लॉ, ये कानूनी तौर पे स्वीकार्य है, धर्म के तौर से ये गलत है। आप कोई चीज जो धर्म के तौर पे गलत है उसे धर्म के नाम पे उसको कैसे आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जी, हमारे साथ सुल्तान शाहीन साहब हैं। सुल्तान साहब, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर इसको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो चीज है तो फिर वहां पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? और इसके लिए जो शरीयत का हवाला दिया जा रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं और कैसे व्याख्यायित करते हैं इस पूरे मामले को विज़-अ-विज़ शरीयत? देखिए, शरिया की बात तो आरिफ साहब ने, ज़किया साहब ने बहुत तफसील से आपको बता दी। मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी आज़ादी से पहले वही कम्युनिटी थी जिसमें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। वही स्कूल ऑफ थॉट थे, वही देवबंद यहाँ भी है, वहाँ भी है, वही सारी जमातें हैं। पाकिस्तान ने भी इस लॉ को, जो एक एंग्लो मोहम्मडन लॉ है, अंग्रेज़ों का बुलाया हुआ कानून है, उसको पाकिस्तान ने भी नहीं माना और 1961 में तरमीम किया उसने। बांग्लादेश ने इस रिफॉर्म को और आगे बढ़ाया है और 50 साल से ज़्यादा हो गया और ये कानून, तरमीम शुदा कानून यानी रिफॉर्म्ड लॉ जो है, जिसमें ट्रिपल तलाक वगैरह नहीं है, पोलीगेमी पे भी बहुत कंट्रोल है वगैरह, ये चल रहा है वहाँ। जबकि इस बीच में पाकिस्तान में जनरल ज़िया की हुकूमत आई जिसमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की कोशिश की गई। अब तालिबानाइजेशन हो गया बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ की इतना रेडिकल सोसाइटी हो गई है, फिर भी वो रिफॉर्म्ड लॉ चल रहा है वहाँ भी। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों में इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस क्यों है इस पर, उलेमा के क्लास में, मुसलमानों में नहीं कहना चाहिए इसलिए कि आम मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, और लेकिन इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस क्यों है? मुझे जो बात नज़र आती है वो ये मैं देखता हूँ कि ट्रिपल तलाक की वजह से औरत, शादीशुदा औरत बिल्कुल ग़ुलाम बन जाती है। स्लेवरी का एक फॉर्म है ये। दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा उसको धमकी मिलती है कि अगर तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया तो तलाक दे देना। और उसको पता है कि इंस्टेंट तलाक है, 3 सेकंड लगेगा। कुरान से कोई मतलब नहीं है, शरिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से, मुस्लिम कम्युनिटी से कोई मतलब, हिंदुस्तान में सिर्फ ये चल रहा है। और ये स्लेवरी का एक फॉर्म है जिसको बरकरार रखना चाहते हैं हमारे मौलाना लोग, इतनी सख्ती के साथ, इतने इंसिस्टेंस के साथ, यहाँ तक कि इतने सीनियर उलमा अंदरूनी जंग जैसी बात कर रहे हैं। 3 महीने में तलाक दे देना, ऐसी क्या मुसीबत है भाई? 3 मिनट में देने की, 3 सेकंड में देने की क्या ज़रूरत है भाई? 3 महीना क्यों नहीं रुक सकते? तो ऐसा क्या मसला है? तो ये उसके लिए अंदरूनी जंग की धमकी, मतलब ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अब मैं चाहूँगा कि मुसलमान भाई बहन हमारे जो हैं, कम्युनिटी में जो कौम में लोग हैं, अपने उलेमा को पकड़ें कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो और ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ पिंकी आनंद जी मौजूद हैं इस समय, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी आपका। पिंकी जी, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को देख रहा है और रिव्यू कर रहा है कि संवैधानिक वैधता इसकी क्या है। किस प्रकार से संविधान के आलोक में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं? क्योंकि हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, हम सम्मान के साथ सर उठाकर जीने की बात करते हैं, एक तरीके से अपना गुजर बसर चलाने की बात करते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं। तो इस आलोक में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रिपल तलाक के साथ जो प्रॉब्लम है
कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आर्बिट्रेरी है, यानी कि जो एक तरफा है और प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके से मुद्दे को उठाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान ये कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, मर्द और नारी में दोनों में समानता होनी चाहिए। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इसको सेव गार्ड करता है, हमारा फंडामेंटल ये राइट्स हैं। संविधान ये भी कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी, यानी आपको एक जीने का हक है, जिंदगी अच्छी तरह जीने का हक है, वो भी गारंटी करता है। अब ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे सेफगार्ड्स हैं, जो प्रावधान हैं, उनको किस प्रकार से ट्रिपल तलाक इसको मीट कर सकता है, यही मुद्दा आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और ऑन द फेस ऑफ इट जो भी दिखता है कि कितने समय से ये जो बात चल रही है, ये अपना कहते हैं ना, जो सवेरा देखेगी या नहीं देखेगी वो समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो प्रैक्टिस है, जो ट्रिपल तलाक का जो एक नियम है या कानूनी तौर पे जो मुस्लिम लॉ में चल रहा है, वो असंवैधानिक है। और इसीलिए पूरा एफिडेविट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और एक बहुत अच्छी पहल ली है इस बात पे कि जो नारी या पुरुष या जीने या मरने, इन चीज़ों से जो संबंध रखते हैं, उन चीज़ों को किसी और ढांचे में नहीं देखना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी के ही ढांचे में सिर्फ देखना चाहिए। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब हैं, जो कि प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं। यासिर साहब, जो एक आम फहम मुस्लिम घर हैं, महिलाएं हैं, उनकी दृष्टि से आपका क्या अनुभव है? किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारा दुरुपयोग इस चीज़ का होता है और आम घर जो हैं वो बिगड़ते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कोई संख्या का भी अनुमान नहीं है कि कितने लोग हैं जो कि इस तरह से ट्रिपल तलाक कहकर फारिग हो जाते हैं और निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। देखिए, इसमें बहुत बुरी हालत है। आप यकीन करेंगे कि जब नीचे स्तर पर आप जाएंगे, हम लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा जो सवाल हमेशा हर डिबेट में रहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, आप जब दिल्ली के कुछ इलाके हैं, ओखला, जामा मस्जिद, सिलमपुर, इन इलाकों में आप अगर जाएंगे तो उसमें आप यकीन करें कि जो बहनों की हालत है, अगर एक भी मामला उनके साथ तलाक का आ जाता है और वो कहीं ना कहीं गलती से इन लोगों को, जैसे ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, आप यकीन करें कि उनकी जिंदगी हिल हो जाती है। आपके और जितने लोग बैठे हैं हमारे यहाँ पे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर एक हमारी बहन वहां पे चली जाती। ये इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है। अभी जितने दिनों से ये सडनली जो चर्चा आया और लोग अब ये टारगेट कर रहे हैं हमारी सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उनका कहना है सरकार क्या कर रही है। लॉ कमीशन ने राय शुमारी के लिए एक आपको अपने वेबसाइट से लेके और तमाम जगहों पे उन्होंने एक इश्तिहार दिया कि आप आइए और उसमें हमारे जो भी, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें यस कीजिए, नहीं पसंद है तो नो कीजिए। अच्छा, इतने लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद लॉ कमीशन आया। क्यों आया वो? क्योंकि जाकिया सुमन जैसी हमारी जो बहन है, उन्होंने दरवाजा खटखटाया अदालत का, निचली अदालत से लेके माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये केस पहुंचा। अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे अभी आरिफ साहब ने भी कहा है कि जो नौजवान है वो बिल्कुल इस्लाम को समझ रहा है, वो शरीयत को समझ रहा है, वो शरिया कानून को जानने लगा है, तो इनकी बौखलाहट है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी कहीं ना कहीं। और हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप एजुकेट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इस तलाक को लेके मामला आया था, वो बताइए ना इस्लाम को। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले और नबूवत मिलने के बाद की जिंदगी है, वो क्लियर बताइए अवाम जो बैठी हुई है। और आज की हमारी बहनें भी पढ़ी लिखी, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, वो तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में है, मेडिकल सिस्टम में है, हर जगह टॉप पे हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है। हमारी इनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप उनको एजुकेट कीजिए। एजुकेट नहीं करेंगे तो ये मामला और भी खराब होगा, क्योंकि अब आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बता दूं कि वो संवैधानिक नहीं है। 40 लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं। आप बताइए 20 करोड़ मुसलमानों को क्या 40 लोग हैंडल कर लेंगे हिंदुस्तान में? तो वो उनकी गलत फहमी है कहीं ना कहीं। तमाम लोगों को, और मैं मुसलमानों से खास करके जो हमारे इस तरह के इलाकों में लोग रहते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप सामने आइए और इनसे पूछिए। ये कहते हैं हमारी शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, आप हमारे शहर काजी से आके कांटेक्ट कीजिए। आप यकीन माने कि एक भी शहर काजी का जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली में, ना तो फोन नंबर मालूम है, ना उनका नाम मालूम है, तो वो कहाँ जाएंगे? नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं। नूपुर, एजुकेशन की बात की, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, पूरे परिवार को करते हैं, और वो अपने हक के लिए लड़ भी सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, संपन्न परिवारों से भी आती है, लेकिन मुंह नहीं खोल पाती, जबान नहीं खोल पाती और इसके खिलाफ उठ नहीं पाती। आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस को देखा है, क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको खुद ही बता सकती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब इसी केस पे सुनवाई पे ये था कि पिटिशनर इन पर्सन आए, जनवरी फरवरी की बात है,
मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है, मेरे साथ विदेश में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, और उन्होंने मुझे बहुत डेस्परेटली मैसेज भेजा। मतलब मेरा सच में मेरा दिल हिल गया कि ये लड़की किस तरीके की तकलीफ से गुजर रही है। उसने लिखा कि नुपुर, ऐसा मैं कुछ करना चाह रही हूँ कि हमारे देश में ट्रिपल तलाक अभी तक क्यों अलाउड है। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहती शाम को तुझसे स्काइप पे बात करूंगी। उस लड़की का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसने मुझे शाम को रोते हुए ये समझाया कि मैं इतनी बड़ी चौड़ी शादी करी, उससे ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान आदमी से शादी करी, वो बाहर खुद विदेश में रहता है, खूब प्रेम से अच्छी शादी हुई, और वो खुद इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, कहती है कि तीसरी बार तलाक बोल दे उससे पहले मैं इतनी डेस्परेट हो गई कि मैं किसी तरीके से ये प्रोसेस को थोड़ा इलोंगेट कर लूं, तो एक काउंटर कंप्लेंट्स मुझे फाइल करनी पड़ गई। लेकिन रियलिटी ये है कि आई एम हेल्पलेस। उसने अंग्रेजी में मुझे ईमेल में लिख के भेजा, आई एम हेल्पलेस, आई हैव नथिंग टू सेफगार्ड माय राइट्स, आई वांट टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो मैंने उसको सीधे तौर पे बोला कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये चल रहा है, अगर तुम पिटिशनर बनना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ, हम बाकी संस्थाएं, आप हैं, हम सब मिलके तुम्हारे लिए यहाँ पे मदद करेंगे। अपने माँ बाप से बात करी होगी, और ये सच्ची की बात है। 2 दिन बाद ईमेल आता है कि मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी डिवोर्स की कहानी बाहर जाए, और उससे ज्यादा उसके पिताजी भी बहुत सीनियर सरकारी अफसर रह चुके हैं इंडिया के। वो साथ में ये भी लिखती हैं कि सबसे ज्यादा डर तो इस बात का है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो बैकलैश एंड बॉयकॉट जो हमें फेस करना पड़ेगा, हम उसे कहां तक सहन करेंगे। तो अच्छे से, मतलब मुझसे अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, बता सकती हूँ मैं आपको, अच्छे से अच्छे घर की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस करे, मुझे यही समझ नहीं आता। क्योंकि अगर आप कानून भी देखेंगे तो समानता तो मर्द और औरत की है, तो सिर्फ एक ही सेक्शन की औरत की समानता कहाँ गई? उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों है? क्यों लगा? तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? लैंगिक समानता ये हमारा संवैधानिक हक है, हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा, बराबरी की भागीदारी मिली है। तो फिर इस तरह ये ट्रिपल तलाक आज तक क्यों इस देश में चल रहा है? आज इस पर हम बहस कर रहे हैं, और इस बहस में हम जनता जनार्दन की भी राय लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। बैंक खाते का नियमित इस्तेमाल अब बनाए जिंदगी खुशहाल। घर पर पैसे रखने की आदत को करो चेंज। बैंक में आपके पैसे रहेंगे सुरक्षित, और जमा राशि पर आपको मिलेगा आकर्षक ब्याज भी। अपना मोबाइल नंबर पंजीकरण करना ना भूलें। खाते में आधार नंबर दर्ज करवाकर सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधा अपने खाते में पाएं। रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ATM, POS और ई-कॉमर्स हेतु करें। हर 90 दिनों में कम से कम एक बार अपना रुपए डेबिट कार्ड या आधार कार्ड द्वारा बैंक संचालन करने पर आपको मिलेगा 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक खाते का कीजिए नियमित संचालन, इससे आपके जीवन में आएगी नई रौनक। घर घर में एक बैंक खाता, अपना अपना भाग्य बिठाता। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस, और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हैं? मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। गरम पकौड़े रह गए थोड़े। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न
जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। हर गली हर दरवाजा उम्मीद की रोशनी। SBI होप लोन्स हमारी एक नई पहल। इस त्योहार के अवसर पर आपका SBI से लिया लोन उम्मीद बनकर किसी की जिंदगी बदल सकता है। SBI का हर लोन होप लोन। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 3 तलाक पर चल रही तकरार के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है, इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर विचार कर रहा है। जनता जनार्दन इस समय हमारे सामने बैठी, आइए जरा उनसे बात करें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर यंग गर्ल्स भी बैठी हैं जो अपनी बात को रखेंगी। जी बताइए, आप कैसे देखते हैं ट्रिपल तलाक मामले को? मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जितने भी विद्वान हैं या जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो इस चीज़ को नहीं मान रहे कि कुरान शरीफ में ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, हम जितने यंगस्टर्स हैं हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं है, हम सब इसके अगेंस्ट में। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज पर एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हो रही है। इतने सालों से ये मुद्दा चल रहा है फिर भी अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? ओके, हाँ जी बोलिए। ये जो पुरुषवादी जो सोच है हमारी, तो वो हमेशा ये फील करते हैं, वो महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो हमेशा तलाक 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 ईजिली बोल देते हैं। और लड़कियां या फिर जो स्त्रियां होती हैं वो किसी चीज़ को लंबा चलाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि नहीं चीज़ें सुरक्षित रहें, वो मैनेज करना चाहती है चीज़ों को। लेकिन लड़के कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे होते हैं, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इस वजह से उनके लिए ये चीज़ें आसान होती हैं। जी तलाक तो सिर्फ कह देने के बाद 2 लोगों के बीच अलगाव हो जाता है, लेकिन क्या कभी वो ये सोच पाते हैं कि उसके बाद महिला के ऊपर जो मानसिक और शारीरिक तौर पे जो परेशानी होती है, वो कितनी मेंटली टॉर्चर होती है शारीरिक तौर पे, इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। ये तलाक का सबसे बड़ा नुकसान की एक बात है। ओके देखिए, जैसा कि यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबने बताया कि इंस्टेंट तलाक या 3 तलाक जैसी कोई भी चीज़ कुरान में मेंशन नहीं है, जो कि बिल्कुल सच है। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसने औरतों को बराबर के हक दिए हैं, चाहे वो जायदाद में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे कहीं भी। बट द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। हमारी बहुत कम जो मुस्लिम बहनें हैं वो एजुकेटेड हैं, और उन्हें जो भी हमारे स्कॉलर्स जो बता देते हैं दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट। तो उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि कुरान में तलाक के बारे में सूरह निसा में सब मेंशन है, वो पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग चलें और अपने आप को शोषित ना करें। जी एक बात यहाँ आरिफ साहब से जानना चाहूंगी। आरिफ साहब, जैसे इन्होंने कहा कि एक किस्म का भ्रम फैला हुआ है, चीजें बिल्कुल साफ हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसा फैलाया हुआ है कि वो इतना समय उसमें लग रहा है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भ्रम फैलाने वाले कौन हैं और क्यों हम उन्हें सुरक्षित उनके व्यू पॉइंट को रखे हुए हैं आज तक? देखिए, इससे पहले भी ये सवाल आपने दूसरी तरह पूछा था कि आखिरकार बावजूद इसके कि कुरान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, हमारी बहन ने कहा एजुकेट करने की जरूरत है, वो लोग तो अपने आप को आलिम कहते हैं हमारे पास एजुकेशन है, फिर वो इस पे क्यों जोर लगा रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, और ये भ्रम की असल वजह यही है कि लॉ, रिलीजन, धर्म आपको सिखाता है। मानिए एक छोटी मोटी बात है कि ईमानदारी, मानिए किसी गरीब की मदद करना, मानिए जेनरसिटी, मानिए चैरिटी, इसका पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। काहे से मतलब है? लॉ, कानून। क्यों? कानून के साथ कानून लागू करने वाली एक एजेंसी होती है, जैसे हमारे पुलिस है, पुलिस ही तो कानून लागू करती है। इकोनॉमिक कानून है तो उसके लिए अलग है, वो भी पुलिस की तरह है। इन लोगों की दिलचस्पी धर्म में नहीं है, दीन में नहीं है, ये अपने आप को कानून लागू करने की एजेंसी के तौर पे देखते हैं, ताकि ये फतवे जो देते हैं उससे इन्हें ये एहसास पैदा होता है कि हम दूसरों की जिंदगियों को कंट्रोल कर सकते हैं जी। और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पता नहीं क्यों इनसे डरता है। तो नतीजा ये है कि ये भ्रम फैलाने में कामयाब होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इनसे डरता है, एस्टेब्लिशमेंट, उसके नतीजे में आम लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है, वो बेचारे समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही होगा, वो भुगतते हैं। ये बताइए कि आपने कुछ सर्वेज भी कराए हैं, कई बार ये भी बात उठती है कि साहब कौन है इसके खिलाफ, आप ही बोल रहे हैं और तो कोई बोल नहीं रहा, ये भी एक बात है जो भ्रम की बात फैलाने वाली बात है। आपने कुछ सर्वेज भी कराए हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगी? भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन देश भर में फैली हुई मुस्लिम महिलाओं की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम पॉलिटिकल नहीं हैं,
हम खुद मुस्लिम महिलाएं हैं, हमें लग रहा है कि हमें हमारे हालात में तब्दीली चाहिए, हमें हमारे कुरानिक राइट्स चाहिए, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी चाहिए। इसलिए हम काम करते आए हैं पिछले 10 साल से। पिछले साल हमने जो सर्वे जिसकी फाइंडिंग्स हमने रिलीज़ की थी, वो सर्वे हमने देश के 10 राज्यों में किया था। 4710 का सैंपल था और वो सर्वे का शीर्षक ये था कि सीकिंग जस्टिस विद इन फैमिली, मुस्लिम महिलाओं के पर्सनल लॉ के बारे में हालात और उनकी राय। उसमें हमने एक जायजा लेने की कोशिश की थी कि मुस्लिम महिलाओं के हालात क्या हैं और उससे बढ़ के कि वो क्या सोचती हैं कि इस हालात में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमने पाया कि 4710 में 525 महिलाओं का तलाक हुआ था और एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 525 में से 300 से ऊपर कुछ महिलाएं थी जिनका 3 तलाक हुआ था इस सिस्टम से, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं जी। और आगे के जो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, उनके सवालों में 92.1% महिलाओं ने कहा था कि हमारे देश में फौरन 3 तलाक पर पाबंदी होना चाहिए। करीब 85% से ज्यादा महिलाओं ने कहा था कि पॉलीगैमी पे भी पाबंदी होना चाहिए और बहुत बड़ी तादाद में कुछ 85% या उसके ऊपर महिलाओं ने कहा था कि हमारे देश में मुस्लिम कानून में सुधार होने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम लोकतंत्र की नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि सरकार है, कोर्ट हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें इस कानून में सुधार करने के लिए मदद करें। और महिलाओं ने ये भी कहा था कि जो काजी वगैरह हैं वो जरूर अपना काम करें, लेकिन उनको इस रिफॉर्म्ड या सुधार कानून के तहत उनको जवाबदेह कराना बहुत जरूरी है। जी जी, हमारे साथ में कुछ और महिलाएं हैं जो बात करेंगी। हाँ बोलिए। जैसा कि आरिफ साहब ने कहा कि 3 बार सिर्फ तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाता, हमें पूरा टाइम दिया जाता है, उस मर्द को पूरा टाइम दिया जाता है कि वो एक बार बोलकर आपस में सुलह कर ले ताकि ये आपस में उनकी साझेदारी बन जाए। तो 3 बार सिर्फ तलाक बोल देने से तलाक नहीं होता। ओके जी, आप बोलिए। मैम ज़किया मैम जो जिस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक्चुअली ये एक फियर सा है, वो दोनों तरफ फंस गए कि रिलीजन क्या कह रहा है और हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है हमसे। एक फियर जो मुस्लिम कम्युनिटी में है वो ये है कि इस प्रैक्टिस में, इंस्टेंट तलाक की प्रैक्टिस में सर्टेन वीकनेसेस हैं, हो भी सकती है, लेकिन उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए एंड दैट रिफॉर्म शुड कम through the people of the community and from the scholars of the community. If completely the government takes over, there is a fear in the community that quoting this, they may take away other free practice of Islam in other areas also. This is the fear. I don't know whether it is true or not, but this is the fear. यासिर साहब, कम्युनिटी को इसमें आगे आना चाहिए, पर क्या आपको लगता है जिस तरह से आप बात करें कम्युनिटी तो आगे आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए क्या है कि फिर वही आप मुस्लिम पर्सनल वोट पे जाइए, वो उन लोगों ने इस तरह से आपके माइंड में एक खौफ बना रखा है कि कोई भी निकल के, अभी हमारी बहन नुपुर शर्मा ने कहा कि वो जो हमारी बहन है जिसके साथ प्रॉब्लम हुई, वो बताना नहीं चाहती है कि कहीं हो सकता है हमारे जो लोग हैं वो उनके घर के लोगों के बारे में, उनके दूसरे लोगों के बारे में उन्हें जानकारी हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जानकारी लोगों में और लोगों में नहीं जाए। और अभी जो हमारी बहनें कह रही हैं, इसमें जो सरकार के साथ वाली बात हो रही थी, सरकार तो आपके साथ है, सरकार ने कोई ऐसी बात अभी तक नहीं कही जिसमें कहीं भी कोई बात आ रही है, वो तो कह रही है, बट आप फिर देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपके सामने आ जाता है। तरह की बात करना कितना गलत है, असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है, तो इसमें भी आप लोगों को सामने आना होगा। जी हाँ बोलिए। What I feel is that even Article 14 and 15, as much I know, it also provides right to every human, okay, and it says that the state shall not discriminate humans on the basis of religion, caste or any other sex or any other kind of discrimination should not be practiced. So I think it has nothing to do with religion. It's simply the power play of chauvinistic society, I mean, or this patriarchal society. जी बिल्कुल, आपने कहा पुरुषवादी सोच, यहाँ पर देखते हैं और पुरुष से ही बात कर लेते हैं। ये जो पुरुषवादी सोच है उसके चलते ऐसी चीजें चल रही हैं और आप आस्था या धर्म का उसको एक जामा पहनाए हुए हैं। बेसिकली ये पुरुष की सोच है, ऐसी महिलाएं कह रही हैं। आज का जो यूथ है वो ये चाहता है कि चाहे वो कुरान हो चाहे गीता हो, उससे पहले हम
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि मेंशन है कि वी शुड वर्क फॉर द ऑप्रेस्ड क्लास, चाहे वुमेन्स हो, चाहे ST/SC हो या माइनॉरिटीज हो, कोई भी हो। खास तौर पे जैसा अगर आप देखें तो मुस्लिम महिलाएं हैं वही सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो अगर स्टेट या गवर्नमेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनके लिए आप कुछ काम करें, तो अगर हो रहा है तो मेरे हिसाब से कि किसी भी रिलीजियस बॉडी, खास तौर पे उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जिसमें 40 मेंबर हैं और सभी के सभी मर्द हैं, उनको मेरे हिसाब से कोई हक नहीं होता ये पॉइंट उठाने का। ओके जी, हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? देखिए, मेरा मानना है कि एजुकेशन या कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले एक औरत को मेंटली स्ट्रांग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक तलाक के बाद वो मेंटली टॉर्चर होती है। वो टॉर्चर क्यों होती है? क्योंकि उसे बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस किसी आदमी से आई है, चाहे वो तुम्हारा फादर है, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है। हस्बैंड चला गया तो इज्जत चली गई। नहीं, अगर एक औरत के माइंड में ये है तो ऑब्वियसली वो टॉर्चर होगी। अगर वो इंडिपेंडेंट है कि हाँ हस्बैंड नहीं है तो क्या, मेरी भी तो एग्जिस्टेंस है, तो वो इतना टॉर्चर या इतना कुछ इश्यूज के लिए नहीं होगा। ओके जी, यहाँ पे कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी जरा पूछे। हाँ बताइए। वेरी गुड। हमें यही सिखाया जाता है बचपन से ही कि ससुराल वालों को भी समझो और मैं को भी। वो तो समझना चाहिए, इसमें तो अच्छी बात है। लेकिन आगे जब हमें परेशानी होती है तो हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उसे छोड़ दो। पर ये भी सिखाना चाहिए कि अपनी जिंदगी अपने आप संभालो, पर ये हमें नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, हमें मिलना चाहिए हक। ओके जी, बस यहाँ पे एक और है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसके बारे में सुधार हो चुका है। हम अपने धर्म गुरुओं से गुजारिश करेंगे कृपया करके इसके बारे में सोचें। 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और हम महिलाओं को पीछे क्यों ले जा रहे हैं। ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे जल्दी जल्दी से। हाँ सर बोलिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब देश का जब संविधान बना तो उस वक्त हिंदू कोड बिल आया था, तो यूनिफॉर्म बिल कोड बिल क्यों नहीं बना? क्या उस वक्त 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं नहीं थी? क्या उस वक्त कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं थे जो उन्होंने इस बात को मतलब देखा कि इतनी सारी महिलाएं जो पीड़ित हो रही हैं मुस्लिम समाज के अंदर, उनको एक राइट्स मिलना चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं हुआ? इस बात का सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, सवाल ये उस वक्त नहीं हुआ तो अब तो होना चाहिए भाई। ये लीजिए। हाँ, आज की बात करें जी, आज की बात करें जी सर। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि पुरुषों में मोरल लेवल इतना हाई हो ताकि वो जो है सो स्त्रियों को सम्मान दे सके, उनको बराबर का अधिकार दे सके। धन्यवाद जी। हाँ बोलिए। मैं मुस्लिम समाज की जो महिलाओं के बेहतरी के प्रयासों को धार्मिक रंग देना कितना उचित है मैम? ओके, हाँ बड़ा वाजिब सवाल है। और कौन बात करेगा? हाँ हाँ। जब देश एक है, संविधान एक है, कानून सबके लिए एक है, तो हिंदू भाई अगर शादी कर रहा है तो एक से अधिक अगर शादी कर रहा है तो वो गैर कानूनी माना था। हाँ। लेकिन वहीं मुस्लिम भाई 2 शादी कर रहे हैं, 3 शादी कर रहे हैं, 4 शादी कर रहे हैं, वैलिड होता है। और एज कंडीशन, क्योंकि आज के समय में 3-4 बीवी के साथ सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो किसी दूसरे को, तीसरे को छोड़ देंगे। चलिए तो एक एक करके आज का हमारा विषय ट्रिपल तलाक पे, इस पर हम इसको केंद्रित करेंगे, नहीं तो बहस पता नहीं कहाँ जाएगी। हाँ मैडम, आप में से कौन आप बात करेंगे? हाँ बोलिए जी, आप बताइए। मेरा कहना यह है कि मुस्लिम महिलाओं को हमेशा ही ये सिखाया जाता है कि उन्हें घर परिवार के साथ चलना चाहिए और महिलाओं को उनके परिवार में ही दबाया जाता है। बाहर वाला कोई भारतीय सभी महिलाओं की स्थिति आपने बयान कर दी, ये अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन हाँ, अब आप अपनी बात बोलिए। मेरा कहना यही है कि इस 3 तलाक को रोका जाए। ओके जी। हाँ, कौन बात करेगा? हाँ आप बात करें। हाँ बोलिए। जो हमारे आज के जो मर्द हैं वो ट्रिपल तलाक का गलत यूज़ करते हैं और उसके बदले में वो औरतों को दबाते हैं। जब कोई आदमी किसी औरत को तलाक देता है तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, वो एक तरह से अकेली हो जाती है और लाचार हो जाती है। जब कोई आदमी ट्रिपल तलाक देता है यानी वो गलत करता है, तो उसको उसके बदले में सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ओके। नुपुर कुछ कहना चाह रही थी। हमारे देश में संविधान में साफ लिखा है दैट द लॉ ऑफ द लैंड विल सुपरसीड पर्सनल लॉज। मतलब कि पर्सनल लॉज जो है लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके ऊपर है। अब बिगमी एक इंडियन पीनल कोड मतलब क्रिमिनल, कानूनी तौर से क्रिमिनल ऑफेंस है। कितनी मुस्लिम महिलाएं बिगमी को लेकर कोर्ट जाती हैं? सबसे पहला सवाल। और अगर वो नहीं जाती हैं तो क्या ये मान लेना जरूरी है और क्या ये मान लेना सही है कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कि उनको कभी भी उनका पति छोड़ के चला गया? ये धर्म की बात नहीं है, ये समानता की बात है। इसको धर्म में अगर मिलाना कम किया जाएगा तो शायद 50% जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है हमारे अपने भले के लिए। मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हमारे देश में 50% पॉपुलेशन में कुछ महिलाओं के कुछ अपने अधिकार है और कुछ महिलाओं के कुछ और है, क्योंकि कुछ धार्मिक गुरुओं ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड
जो अपने आप उन्होंने वो एंटाइटलमेंट ले लिया है कि हम डिसाइड करेंगे आप अपनी जिंदगी कैसे, एजेंट्स जो बन गए हैं क्या कैसे करेंगे, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और क्योंकि वो कोर्ट नहीं जा रही है तो ये मान लेना भी सही नहीं होगा कि वो खुश हैं जी अपनी हालात पे। जी तो हमने देखा महिलाओं के व्यूज को भी हमने सुना, और हम तो कहते हैं आधा आसमान हमारा है, आधी धरती हमारी है, लेकिन ये जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें लगता नहीं है कि ऐसा है। महिलाओं को कैसे हम सशक्त करें, कैसे उन्हें समान हक दिलवाएं और कैसे सम्मान की जिंदगी जिलाएं, ये सबसे बड़ी आज की प्राथमिकता हमारी है और होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारी विशेष चर्चा। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निशुल्क मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस योजना भी अखिलेश जी की सोच का परिणाम है। इस योजना में प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कोई चिकित्सा सेवा से वंचित नहीं होगा। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। तीन तलाक का मामला इस समय देश में गरमाया हुआ है, विचार विमर्श इस पर चल रहा है, बहस मुबाहिसे चल रहे हैं और औरतें कह रही हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें ये नाइंसाफी अब मंजूर नहीं है। फाइनल कमेंट्स लेंगे, आगे की दिशा क्या कुछ होनी चाहिए। पिंकी जी, अभी जो हम बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग ये भी कह रहे थे कि साहब जो महिलाओं का आत्मसम्मान है या उनको समानता से जीने का हक या संविधान की बात जैसे कि नूपुर कह रही थी, वो कहीं पीछे रख देते हैं और एक मुलम्मा चढ़ाकर, एक कवर देकर बातों को सही साबित करके और उसे चलाए रखने की जो ये तरीका है, इससे संविधान किस प्रकार से देखता है? और जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, संविधान हमेशा वही था, उसको देखने का जो तरीका था वो गलत था। आज की तारीख में वो जो कहते हैं ना, एक पर्दा था वो हट गया है, पर्दा सारा सामने साफ हो गया है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो समय समय पर कितने बदलाव हमारे समाज में आए हैं।
सती की प्रथा थी, कहा जाता था कि ये सही है, समाज इसको मानता है, मान्यता देता है, तो महिलाएं जलती थी और बाल विवाह जो होता है चाइल्ड मैरिज थी। उसके अलावा हिंदू धर्म में भी जैसे था पहले एक से ज्यादा महिला से आप शादी कर सकते थे, वो तो 1956 में जो कोड आया उसके बाद आपने एक सिंगल महिला के साथ जो शादी की बात है वो करी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहले महिला कर्ता नहीं हो सकती थी, यानी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें ना उसका कोई भागीदारी थी ना उसकी वो कर्ता हो सकती थी। तो समय समय बदलाव जो आता है वो जब समाज की सोच इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि जो ठेकेदार है या कोई भी लोग हैं जो किसी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस प्रकार से सही रास्ते पे लाया जाए। जो संविधान है हमारा हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो ढंग है, आज मेरी उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे मामला है, गवर्नमेंट का भी बहुत प्रोग्रेसिव स्टैंड सामने, धर्म छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। आज के 21वीं सदी में सही प्रकार से महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी तरह से लाचार नहीं करना चाहिए, एक सिंगल माइंडेड डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये सब सोचते हो। और महिला को मुझे सबसे अच्छी इनकी बात लगी कि लाचार महिला को ना समझे, महिला को अपने आप में सशक्त होने की जो बात है वो आगे हो। इसी बात को सोच लेकर ये सब चीजें आज हमारे सामने। पर पिंकी जी ये बात बहुत मतलब क्लैरिटी के साथ कहनी पड़ेगी कि आस्था के नाम पर हम ऐसी विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते जो कि किसी भी सूरत में महिला के साथ नाइंसाफी करते हो। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है, तभी आप देखेंगे अभी हाजी अली में कोर्ट के डायरेक्शन आए तो महिला को अंदर जाने की जो बात थी अनुमति दी गई। शनि मंदिर के साथ हुआ, वहां भी महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, वहां जाने की अनुमति मिली। अब यही बात है जो करेक्शन सिस्टम होता, सिस्टम गलत चलते हैं, उसको सही प्रकार से किस प्रकार से लाया जाए। आज की जो सरकार है, आज की जो गवर्नमेंट है, आज का जो समाज है, आज के समाज में आज पूरे प्रोग्राम में देख लीजिए सब कोई लोग जो है वो एक बात का समर्थन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जल्दी ये रेक्टिफिकेशन कह लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है वो वापस समाज जी। यासिर साहब, खास तौर से जो प्रोग्रेसिव विचार है, जो प्रगतिशील थिंकिंग है, वो किस प्रकार से आगे आए, सामने आए और सर चढ़कर बोले, इसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। और जाहिर है उसका जो जिम्मा है वो कम्युनिटी पर जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग बीच में लोगों के बीच जाके अपनी बात को रख रहे हैं और उनसे यही कह रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था और भी सारी जगह अखंड भारत की बात करते हुए हम लोग तमाम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप मुस्लिम फैसला बोर्ड के भड़कावे में ना आए, आप हिंदुस्तान के कानून पे यकीन करें, आपके साथ है। और आप कहीं भी, मैं अपनी बहनों से भी अपील करूंगा कि वो कहीं कमजोर नहीं है, अगर कमजोर हैं तो हम लोगों से राब्ता करें, हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं और कई जगह पे काम भी कर रहे हैं। हम मेरी सिर्फ यही अपील, और हमारी जो बहनों ने अभी बात कही है, मैं इन सबके जज्बों को सलाम करता हूं कि आज इन्होंने दिखा दी। और आप देखिए कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सब पॉजिटिव वे में और एक तरफ की बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ से शुरुआत है कि जो ठेकेदारियां ले रखी हैं, उनका कैसे, उनकी दुकान बंद होने जा रही है, आने वाले वक्त में उनकी दुकान नहीं चलेगी, आप यकीन करें। और सरकार, अभी मैडम ने कहा है कि सरकार भी बहुत जबरदस्त दिशा में काम कर रही है और आपकी दुकान बंद करके रखेगी। ये मैं मुस्लिम फैसला बोर्ड के तमाम उन लोगों को कह रहा हूं जो अपनी दुकानें उन्होंने खोली हुई है, या तो वो सही रास्ते पे आ जाए, सही तरीके से एजुकेट कर दें, लोगों को समझ में आ जाए, ये तो आपको बैंड करना ही होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा, ऑडियंस में भी देखा, और जिस तरह से तमाम मतलब अक्रॉस द बोर्ड लोग इस पे बात कर रहे हैं और महिला संगठन खास तौर पर इस पे काफी आगे आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, किस प्रकार से आगे ले जाया जाता है? देखिए, मैं इनकी बात इनकी आगे करूंगी कि ये जो धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे, इनको बनाया किसने? सबसे पहली बात यह है कि जब इस दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक लॉ पे चलती है, वो तक ट्रिपल तलाक नहीं मानती है, तो यहाँ पे आप लागू करने की क्यों बात करते हो? दूसरी बात, यही ठेकेदार कहते हैं कि शरिया लॉ है, शरिया कानून है, तो शरिया लॉ ये भी नहीं है कि कुछ चुनिंदा आप कानून और कुछ चुनिंदा सेक्शन सिर्फ जो औरतों के खिलाफ काम करते हैं बस उनको ले आइए। ये क्या मतलब हुआ? ये तो मैं आप इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है जो सिर्फ वो चीजें जो औरतों को थोड़ा पीड़ित कर दे या परेशान कर दे वो मान लो, लेकिन जहां आदमियों को परेशानी हो जाए वो आप शरिया लॉ की चीजें मानो मत। तो ये कौन लोग हैं? इनको किसने? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सब सही कह रहे हैं, सब आज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं कि जहां पे गलत हो रहा है और खास तौर से दिख रहा है कि सिर्फ महिलाओं को परेशान करने के लिए गलत हो रहा है, उस चीज के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो आपने याचिका पेश करी, जो चल रही है हियरिंग, उसमें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि औरतों को इस देश ने बिल्कुल समान माना है मर्दों के। बस यही हमारी घोड़े की नाल की तरह एक फोकस होना चाहिए, यही बात है और यही होना चाहिए। जी सुल्तान शाहीन साहब, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? और खास तौर पे जो भ्रम की बात जिसकी हम पहले भी कर रहे थे, उससे किस तरह से उस जाले को कैसे हटाया जाए, इसके लिए कोई उदाहरण देकर आप समझाएंगे क्या?
देखिए, एक बात मैं चाहता हूं कि चर्चा में लाऊं जो अभी तक नहीं आई है, वो ये कि ट्रिपल तलाक बैन किया जाना चाहिए। टोटली इंस्टेंट तलाक जो है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई उसका शरीयत में जवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मौलाना लोग जो इतने ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं उस पर, एक तो आपको मैंने वजह बताया कि ये बिल्कुल औरतों को स्लेवरी की सिचुएशन में ला देता है। शादीशुदा जो औरतें हैं बिल्कुल अपने आप को स्लेव समझने लग जाती हैं। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी क्या है, एक उससे भी बहुत ही घिनौनी और गंदी और एक ऑब्सीन एक प्रथा है जो इसी से जुड़ी हुई है, इसी से निकलती है, वो है हलाला। वो क्या होता है कि इस्लाम में हमें बताया गया कि तुम जितने भी गलत काम कर सकते हो, झूठ बोलना, बेईमानी, ये वगैरह, उसमें सबसे जो घिनौना, सबसे गलत जो काम है वो तलाक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी सचमुच अगर मुसलमान है तो तलाक का तो सोचेगा भी नहीं वो, ना कि तीन तलाक इंस्टेंट तो छोड़िए, तलाक ही के बात नहीं सोचेगा। अच्छा, लेकिन कुरान में, इस्लाम में ह्यूमन लिमिटेशन का बहुत ख्याल रखा गया है और ये समझा गया है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें बावजूद इसके कि एक आदमी मुसलमान है, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता, वो इस बात को मानता है कि ये बहुत ही गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी हो सकता है शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि जो वो नहीं रखना चाहता। तो फिर उसका तरीका बताया गया कि अभी दो, फिर दूसरे लोग इन्वॉल्व करो। आपने बताया और औरत की फैमिली का एक आदमी लाओ, इसको लाओ, डिक्लेयर करो, सोसाइटी को की ड्यूटी लगाई कि इनको समझाओ, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ये करो। 3 महीना हो गया, नहीं हुआ। आज उसके बाद तलाक को सबसे मुश्किल ये कहा गया उसमें कि ये अगर 3 महीने के बाद तुमने तलाक दे दिया फाइनल, तीसरा तलाक, तो फिर दोबारा शादी नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। उसमें एक एक्सेप्शन ये बनाया कि अब इसके बाद औरत फिर कहीं शादी कर ले, फिर 2-4 साल, 10 साल, 20 साल में उसका हस्बैंड मर जाए या तलाक हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, तब फिर कर सकते हो। ये सिचुएशन है। अब मौलाना लोगों ने क्या कर दिया है कि अगर तुमने गुस्से में तलाक दे दिया, दाल में नमक नहीं, तुम कहा तलाक तलाक तलाक, ठीक है, एक्चुअली होता है ये एक्चुअली होता है ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है। अच्छा, आपने गुस्से में, शराब के नशे में, किसी चीज में आपने कर दिया, अब सुबह में उठे, आपने रियलाइज किया अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। हस्बैंड खुद ही नहीं चाहता, नियत नहीं थी उसकी, गुस्से में, नशे में, किसी सिचुएशन में, इमोशनल इसमें ब्रेक डाउन हो गया, उसका कुछ हो गया, उसने कर दिया। तो अब मौलाना साहब कहेंगे कि उसको ले आओ मेरे पास, बीवी को, मैं उससे निकाह करूंगा, उसके साथ सोऊंगा 2-4-5 रातें, फिर मैं तलाक दे दूंगा, फिर तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगी। इसको, इस प्रथा को कहा जाता है हलाला। इससे ज़्यादा गंदी, मतलब दिस इज टेक्निकली चाहे ना हो, लेकिन ये रेप से ज़्यादा और बुरी और कोई चीज़ बात नहीं है इसके बारे में। जबरी ये है, ये ज़ना बिल जबर के इसमें आना चाहिए इसको। और ये प्रथा चलती है और चल रही है, और न सिर्फ हिंदुस्तान में चल रही है और पाकिस्तान में चल रही है, बल्कि पाकिस्तान में तो खैर शायद नहीं चल रही हो, ट्रिपल तलाक वहाँ बैन है, लेकिन यूरोप में मैंने देखा है, ब्रसल्स में एक हलाला कमेटी बनी हुई है जिसमें जो सबसे अमीर आदमी वहाँ के हैं उनको पहला हक मिलता है औरत के साथ हलाला करने का। तो इस तरह की सिचुएशन एक बन गई है। इसकी वजह से ये लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सिविल वॉर तक की धमकी दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इसको दूर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को राय देने का तो मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बैन होना चाहिए। बिल्कुल। आरिफ साहब, कितने आशावान हैं आप? जो ये मुहिम अब चली है, कितने मैं बहुत आशावान हूँ। मत भूलिए कि 86 से इसमें जी और मैंने ये माहौल कभी नहीं देखा जो आज देखा। अच्छा। और ये माहौल नहीं देखा, ये माहौल नहीं देखा कि मुस्लिम औरतें इतने शहरों में इतनी एक्टिव हैं और इसके काम कर रही। हमारी बहन ने उधर से किसी ने कहा कि 3 तलाक का गलत इस्तेमाल होता है। नहीं बहन, 3 तलाक का गलत इस्तेमाल, 3 तलाक गलत है, गलत इस्तेमाल नहीं है, 3 तलाक गलत है। मैं तो इस हद तक देखता हूं कि 3 तलाक ना भी अगर हो, मर्द को ये मालूम है कि मुझे ये हक है, और लड़की को ये मालूम है कि इसको ये हक है कि 3 तलाक देके किसी दिन भी मुझे निकाल सकता। बगैर तलाक के ये इतना ऑपरेसिव और इतना जालिमाना चीज है, तलाक हो या ना हो। इसकी सोच
ये चेतना कि मेरे पति को ये अधिकार हासिल है, सर पे तलवार लटकती है। तो मेरा कहना यह है कि इसको बैन करना इसलिए जरूरी है, वो उसकी भी नीयत, जैसे शाहीन साहब ने कहा, उसकी भी बाज वक्त नीयत नहीं होती, लेकिन उसे चूंकि पता है मुझे अधिकार है और उस वक्त गुस्सा है तो करता चला गया। तो इसलिए 3 तलाक को जब तक कानूनी तौर पे, और ये सब बात नहीं है रेगुलेट किया, ये सऊदी अरब की छपी हुई किताब है, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं सारे मुस्लिम मुल्कों के साल भी दिए हुए हैं। मिस्र ने 1929 में 3 तलाक को बैन किया, 1929। सूडान ने 1935, जॉर्डन ने 1951, सीरिया और इराक ने 1955, मोरक्को ने 1958 और पाकिस्तान ने जिसमें बांग्लादेश शामिल है 1961। सबने इसको ये नहीं किया, ये लोग कंफ्यूजन करते हैं कि रेगुलेट किया, नहीं, बैन किया। लेकिन इसमें एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का तजर्बा ये बताता है कि बैन होने के बावजूद फतवा दे दिया जाता है, कानून मना कर रहा है लेकिन मजहबी एतबार से ये हो गई, अब बेपढ़े लिखे लोग उसे मान लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी ये मांग आई है कि 3 तलाक देने वाले को कम से कम 3 साल के लिए जेल भेजो। आप एक बार जेल भेज दीजिए एक आदमी को, 3 तलाक देने वाले को, फिर कोई 3 तलाक नहीं देगा, 3 महीने इंतजार करेगा जो कुरान का तरीका है, और उस 3 महीने में उसे अपने फैसले को बदलने का हक होगा। प्रॉफिट ने कोड़े लगवाए थे, हजरत उमर ने कोड़े लगवाए हैं, 40 कोड़े उस आदमी के लगवाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत दिलचस्प है, वो तो कोड़े लगवाते थे 3 तलाक देने वाले को, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पे पता चलता है फलां शख्स ने तलाक दी, का आप फौरन वापस लो, ये तलाक नहीं होती। दूसरे मामले में उन्हें पता चला कि 3 तलाक दी गई है, तो उन्होंने गुस्से में उठ के खड़े हो गए अपनी चादर डाल के और कहा मैं अभी जिंदा हूं और तुम किताब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बेशक। ज़ाकिया जी, फाइनल कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे, और किस प्रकार से, जैसे अभी आरिफ भाई कह रहे थे कि वो बेहद आशावान है, आप कितनी आशावान है और किस तरह की चुनौती की वजह से तो आशावान हूं, किस तरह की चुनौती आप देखती हैं? नहीं, मैं भी बहुत मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हम सारी महिलाएं बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारी बात में दम है, सच्चाई हमारी तरफ है। जो जस्टिस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कुरानिकली बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, दोनों पैमानों पे हम खड़े हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड और उस तरह की जो भी इदारे हैं वो बिल्कुल हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यहाँ एक हमारी बहन ने कहा कि बहुत सही बात कही कि ये आवाज़ कौम के अंदर से आनी चाहिए, तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम औरतें कौम का हिस्सा नहीं है? औरतों की आवाज भी कौम के अंदर की आवाज है। जब वो ऐसा कहते हैं कि कौम के अंदर से आवाज आनी चाहिए, तो वो कौम की भी डेफिनेशन बदल देते हैं, यानी कि सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले मर्द ही सिर्फ कौम है, क्या औरतें कौम नहीं है? सो आधी आबादी खुल के डिमांड करी है कि 3 तलाक पे पाबंदी लगे, और बहुत सारे मर्द हैं, बहुत सारे 60-70% मर्द हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मामला अब बदल के ही रहेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, तो आप कह रही हैं कि मामला बिल्कुल बदल कर रहेगा और बदलना भी चाहिए, और औरतों के लिए जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, जाहिर है वो सच है और उसे सच होना भी चाहिए, और जाहिर है दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक संदेश जाता है अगर भारत में ये होता है। हम इतने बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो जैसे ज़ाकिया उम्मीद बंधा रही है, हम सब इस उम्मीद पर चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।